Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to study one more topic of chapter number 3, that is electrochemistry, and our topic will be electrochemical cell. So let's start. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने डिस्कस किया होगा या करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना. सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना. तो बेसिकली मार्केट से जो सेल आप खरीद के लाते हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. आपके घर में रखी हुई बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट. तो ऑल दीज सेल्स दैट यू यूज़, है ना, या बैटरी जो आपके फ़ोन में है वो सब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, राइट. अच्छा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फर्दर. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फिजिक्स में हम कैसे डिनोट करते हैं? देखो, फिजिक्स में अभी तक आप इस तरीके से, या पढ़ाई में हम कैसे डिनोट करते हैं? एक हम बड़ा टर्मिनल बनाते हैं, एक छोटा, ये सिंबल होता है ना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल. और लेट्स सपोज अगर ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो हम बोलते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना. इस तरीके की बातें हम करते हैं, राइट. अच्छा, तो ये हमारा क्या होता है? नोटेशन होता है सेल का. लेकिन बेसिकली सेल रियल में कैसा होता है? सेल में क्या होता है? दो हाफ सेल, या ये कह लो दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई होती हैं. ठीक, जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक सेल बनाऊं, ठीक, और इसके अंदर अगर मैं दो इलेक्ट्रोड्स लगा दूं, है ना. लेट्स सपोज दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है. और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है. लेट्स सपोज H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक. तो अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, है ना. अब होता क्या है, देखो कि अगर आप जिंक का रिएक्शन कराएं H2SO4 के साथ, तो क्या रिएक्शन देखने को मिलता है? हमको मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को. जिंक रिप्लेसेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स ZnSO4 एंड H2. ऐसा क्यों होता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव जो भी कंपाउंड है उसका, ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं उल्टा कराना चाहूँ, अगर मैं क्या करूँ, H2 को ZnSO4 के साथ रिएक्शन करके मैं क्या बनाना चाहूँ, H2SO4 प्लस Zn, तो ये अपने आप ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो हाइड्रोजन इज़ नॉट मोर रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है. हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जिंक से, तो इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है. ये आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, ठीक. तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाता अपने आप. ऐसा क्यों होता है? देखो, तो उसमें बेसिकली बहुत सिंपल सा फिजिक्स का फंडा है और बहुत एक सिंपल सा नेचर का नियम है. देखो क्या होता है, कोई भी सिस्टम इस यूनिवर्स में, नेचर क्या कहता है, नेचर का ये लॉ है कि कोई भी सिस्टम इस यूनिवर्स में सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है ना. तो जो आपने ये भी पढ़ा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं, फिर ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, ठीक है. तो बेसिकली कोई भी सिस्टम इस यूनिवर्स में लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है, ठीक. अच्छा, अब देखो क्या है, अब H2SO4 की बात कर लें या ZnSO4 की, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है. अब लेट्स सपोज दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, उनके बीच में r डिस्टेंस है. तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r, ठीक है. तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की होती है. तो सिमिलरली H2SO4 का मॉलिक्यूल और ZnSO4 का मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल क्या है, एक तरीके से सिस्टम ऑफ चार्ज है ना. जिंक क्या होता है, Zn2+ की फॉर्म में होता है. सल्फेट क्या होता है, SO4 की फॉर्म में. तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना, विच हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स, ठीक. तो जिंक सल्फेट की भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, H2SO4 की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है. लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, ये क्यों करता है? क्योंकि जो H2SO4 की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और ZnSO4 की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती है. यानी सिस्टम हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करता है. यानी कि लेट्स सपोज अगर इसकी 100 यूनिट की पोटेंशियल एनर्जी है, तो हो सकता है इसकी 60 यूनिट की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है. तो एक सिस्टम को जैसे ही 100 से 60 में जाने का मौका मिला, वो कन्वर्ट हो गया.
लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा, यहाँ ZnSO की SO4 की 60 यूनिट की एनर्जी है और H2SO4 की 100 यूनिट की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सिस्टम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, इसलिए नेचर इस रिएक्शन को खुद से नहीं होने देता, राइट। अच्छा, अब इसी फंडे को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम सेल बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, देखो। अब देखो ये जिंक है, यहाँ पे ये H2SO4 है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे 2H+ आयन्स अलग हो गए और सल्फेट के आयन अलग हो गए। अब क्या होता है, देखो सल्फेट को किसके साथ रिएक्शन करना है, जिंक के साथ रिएक्शन करना है। सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करना और क्या बनाना है, ZnSO4, क्योंकि जिंक यही चाहता है। तो इस रिएक्शन के लिए क्या करता है, सल्फेट सारे के सारे कहाँ पहुँचने शुरू हो जाते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड के अराउंड ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो सल्फेट इधर चला जाता है और 2H+ हाइड्रोजन आयंस कहाँ आने लगते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास आने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब देखो जिंक को ZnSO4 में कन्वर्ट होना है, तो जिंक को अगर ZnSO4 बनना है तो उससे पहले जिंक को Zn2+ बनना पड़ेगा, क्योंकि ZnSO4 जब बनता है जिंक किस फॉर्म में होता है, Zn2+ की। अब जिंक को Zn2+ बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ये Zn2+ बनेगा, और जैसे ये Zn2+ बनेगा ये सल्फेट के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, ZnSO4। यानी इस काम को करने के लिए हर जिंक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो अभी जिंक क्या है, एटम की फॉर्म में है, जिंक अभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे ही लूज करेगा वो सल्फेट के साथ जुड़ के ZnSO4 बना लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या चाहती है, ये बहुत इच्छा है इसकी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। जैसे ही इसके अंदर एक इच्छा डेवलप होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इसके अंदर एक पुश डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बाहर भेजने का, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले रह गए हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक बल्ब है और मैं इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये हाइड्रोजन आयन से घिरी हुई है, यानी ये कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। ये हाइड्रोजन आयन सब अकेले रह गए, हमको धोखा मिला है सल्फेट से, तो वो भी अब क्या है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होकर यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि सल्फेट ने उनको धोखा दे दिया है। अब ये बन गई है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का पुश इसके अंदर जनरेट हो गया, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश करना चाहती है, तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आ गया है। इस इलेक्ट्रोड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आ गया है। जैसे ही आपने 2 वायर्स को कनेक्ट किया तो यहाँ से क्या होगा, धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, इस इलेक्ट्रोड में यहाँ पहुँचेंगे। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड में पहुँचेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है H+ इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन सिंगल तो एग्जिस्ट करती नहीं, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो जिंक तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 में। हाइड्रोजन कहाँ चली जा रही है, H2 में, यानी जिंक तो कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 में, और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर गैस बन के जा रही है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वायर में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स वायर में ट्रेवल कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा बल्ब क्या करेगा, लाइट करेगा, ग्लो करेगा। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है। अब जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर नंबर 2 में। पोटेंशियल क्या होती है, एनर्जी ऑफ 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज बैटरी से जितनी एनर्जी लेके निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो या 1 कूलाम चार्ज यहाँ से जो एनर्जी लेके चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कूलाम चार्ज इस टर्मिनल से निकला और यहाँ पहुँचा, जिस एनर्जी से वो यहाँ से निकला उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या वोल्टेज, राइट। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब होता क्या है, देखो ये जो सेल मैंने अभी बनाया, जो भी रेजिस्टेंस है हमारा, ये जो भी लोड है, अब देखो हो क्या रहा है। अगर आप देखो कॉपर जो है, वो सल्फेट जो है वो यहाँ से यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचता है H+ और इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब क्या देख रहे हो कि चार्ज जो है
पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। चार्ज क्या करता है? पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। यानी कि कोई भी चार्ज होगा वो क्या करेगा, वन साइकिल कंप्लीट करता है सेल के अंदर, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। वो दो जगह ट्रेवल करता है, सेल के अंदर भी ट्रेवल करता है और सेल के बाहर भी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जो एनर्जी सेल ने इसको प्रोवाइड करी, चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए सेल ने जो एनर्जी प्रोवाइड करी, इस एनर्जी को हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये फोर्स कुछ नहीं है, ये क्या है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 कूलाम चार्ज, है ना, टू कंप्लीट 1 फुल साइकिल इन द सेल। ठीक है, सेल के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 1 यूनिट चार्ज को जो सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो क्या होती है? हमारी ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय 1 यूनिट चार्ज टू कंप्लीट in completing 1 full cycle in the cell, राइट? इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, राइट? अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। देखो, तो ये बात हुई ईएमएफ की। अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है? देखो, तो भाई जो एनर्जी सेल ने प्रोवाइड करी 1 यूनिट चार्ज को टू कंप्लीट 1 फुल साइकिल, वही क्या होती है? असल में रियल पोटेंशियल तो वही होती है सेल की, रियल पोटेंशियल तो वही होती है, रियल वोल्टेज तो सेल की वही होती है, राइट? क्योंकि क्या कर रहा है सेल? क्या कर रहा है? 1 कूलाम चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होता है? देखो, हमें को, जो हम हैं भाई, हम सेल को यूज़ कर रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ उससे डिवाइस रन करना है, तो हम उस डिवाइस को यहाँ से और यहाँ से 2 तार से कनेक्ट करते हैं, और वो जो चार्ज मूव करता है वो हमारे डिवाइस के थ्रू मूव करता है यहाँ पे। तो वो अपनी भाई चार्ज अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च करता है? इस डिवाइस के अक्रॉस कुछ खर्च करता है। ठीक है, तो हमको कितनी एनर्जी मिली? हमको तो वो एनर्जी मिली चार्ज ने जो इस डिवाइस के अक्रॉस खर्च करी। अब लेट्स सपोज चार्ज को 1 फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए 20 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करी सेल ने, या ये कह लो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 20 जूल की एनर्जी चार्ज ने खर्च करी। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मूव करने में हो सकता है 15 जूल की ही खर्च करी हो, है ना भाई चार्ज ने कंप्लीट साइकिल मूव करने में 20 जूल की एनर्जी खर्च करी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे पाथ पे 20 जूल की खर्च हुई, तो ऐसा है नहीं यहाँ से यहाँ तक 20 जूल की हुई होगी, यहाँ तो कम हुई होगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 15 जूल की खर्च हुई, तो हमारे डिवाइस को कितनी एनर्जी मिली? हमारे डिवाइस को तो 15 जूल की एनर्जी मिली, लेकिन सेल ने रियल में कितनी प्रोवाइड कराई थी? 20 जूल की। ठीक है, तो 5 जूल कहाँ गई? 5 जूल सेल के अंदर ट्रेवल करने में खर्च हो गई, यानी सेल के अंदर वो क्या हो गई? बेकार हो गई। ठीक है, यानी हम बोलते हैं कि कुछ एनर्जी बाहर खर्च होती है, कुछ एनर्जी अंदर खर्च होती है। बाहर जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलते हैं, बाहर की एनर्जी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम जो बैटरी पे 6 वोल्ट लिखते हैं या 10 वोल्ट लिखते हैं, वो कौन सी एनर्जी होती है? वो ईएमएफ नहीं होती, वो होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बाहर, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रैवल करने में, चलने में चार्ज जो वर्क करेगा या जो एनर्जी खर्च करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन 1 फुल साइकिल कंप्लीट करने में चार्ज जो वर्क करेगा या एनर्जी खर्च करेगा, उसको बोलते हैं ईएमएफ। तो ये बेसिक डिफरेंस था ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, राइट? अच्छा, अब देखो तो एनर्जी खर्च होती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना? हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च होगी। अब हम बोलते हैं बाकी एनर्जी अंदर खर्च हो रही है, तो अंदर भी क्या है? कुछ रेजिस्टेंस है। अंदर जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द
बैटरी। तो अब मैं देखो इस डायग्राम को, सेल को कैसे बनाने की कोशिश करूँगा। सेल को मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, देखो मैं बोल देता हूँ एक रेजिस्टेंस तो अंदर है जिसको मैं बोलूँगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस बाहर है जिसको मैं बोलूँगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। तो जो हमारा डिवाइस होता है वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बाकी बैटरी का खुद का कुछ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो एनर्जी है वो कहाँ खर्च होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी। लेट्स सपोज ये क्या है, हमारा टर्मिनल है बैटरी का, जिसके अक्रॉस आपने क्या कनेक्ट किया है, अपना जो भी रजिस्टर है, जो भी डिवाइस है वो कनेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा तो देखो, अब देखो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पहचानो, ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो चार्ज होता है वो अगर चलेगा तो वो इसके क्रॉस से अगर गुजरेगा, इसको क्रॉस करेगा तो इसको भी क्रॉस करेगा, यानी कि वो ये पूरा क्या है, कंप्लीट पाथ है, ठीक है। कोई भी चार्ज जब चलेगा तो ऐसा नहीं है कि वो खाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, क्योंकि वो एक कंप्लीट साइकिल करता है। यानी ये दोनों जो चार्जेस हैं ये किस में रहते हैं, ये सीरीज़ में रहते हैं, राइट। ये दोनों किस में रहते हैं, सीरीज़ में। अच्छा अब ये दोनों सीरीज़ में रहते हैं तो देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखो अब जो टर्मिनल है, एक को तो मैंने बोला पॉजिटिव टर्मिनल, एक को नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। और मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे दिखा दूंगा इसी के सीरीज़ में, क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके सीरीज़ में ही है। तो मैंने क्या किया, इसको सीरीज़ में ही बनाया, है ना, लेकिन सेल के साथ जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ एकदम लगा के बनाया, ठीक है। तो असल में जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो सेल की वो ये है, ठीक है। सेल की जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो ये है। यानी हम जो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव से, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, सेल रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को भी साथ में दिखाया जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और साथ में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और अगर करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू तो कहाँ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू भी उसको फ्लो होना पड़ेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बाहर बनाया है, लेकिन ये होता सेल के अंदर है, लेकिन हम बाहर इसी के सीरीज़ में बना देते हैं क्योंकि ये होता इसके सीरीज़ में ही है, राइट। अच्छा ओके देखिए हाँ तो आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब देखो होता क्या है कि अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारे बैटरी के दो टर्मिनल, और ये साथ में सीरीज़ में क्या लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं, राइट। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो अब एक बात समझनी है आपको यहाँ पे, सेल जो एनर्जी सेल चार्ज को प्रोवाइड करता है एक टर्मिनल से, ये कह लो दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में, जब पूरी साइकिल चार्ज चलता है तो क्या होता है, देखो जब पूरी साइकिल एक चार्ज चलता है तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी गुजरता है और इंटरनल रेजिस्टेंस से भी गुजरता है। यानी कि अगर चार्ज यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो जो एनर्जी सेल उसको प्रोवाइड करता है वो क्या है, वो ईएमएफ है। लेकिन आप ऐसे समझो, अगर चार्ज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चले, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करे, तो ये जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, राइट। यानी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, रियल में जो सेल हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था, उसमें हमने देखा ना, ये यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर ये मान लो दो इलेक्ट्रोड्स है आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी तो क्या होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो हमको क्या मिलता था, वर्क डन मिलता था चार्ज के द्वारा या एनर्जी मिलती थी, वही क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ द सेल या वोल्टेज ऑफ द सेल। लेकिन ईएमएफ क्या होती थी, पूरे सेल में जो एक राउंड मारता था चार्ज, वो एनर्जी जो होती थी उसको हम क्या बोलते थे, ईएमएफ, राइट। तो हमने तो दो इलेक्ट्रोड पे क्या लगा दिया, आपने वायर लगा दिए, तो हमको तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी चार्ज खर्च करता है वही मिलती है, अंदर की
जो एनर्जी चार्ज अंदर जो खर्च कर रहा है उससे तो वो तो हमें हमारे लिए यूज़फुल हो ही नहीं रही, ठीक है। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, है ना। तो अगर चार्ज यहाँ से निकला और इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करा उसने, एक्सटर्नल को भी इंटरनल को भी, तो जो एनर्जी है हम उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। लेकिन अगर उसने इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करा, यानी बाहर से वो क्या करता है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, उतनी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर सेल में आई करंट फ्लो हो रहा है तो एक बात समझो, हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, सही भी है, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। भाई आई करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक। और वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी लगी हुई है, V, आर के अक्रॉस रेजिस्टेंस लगी हुई है V, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, है ना। नॉर्मल सी बात करें अगर थोड़ी देर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को आप भूल जाओ तो यही फॉर्मूला हम लगाते हैं। लेकिन जब आप EMF की बात करोगे, EMF की बात करोगे तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, V इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, क्योंकि EMF वो वाली एनर्जी है जो दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस खर्च होती है, R के अक्रॉस भी और R के अक्रॉस भी, ठीक है। यानी इसको आगे सॉल्व करें, V इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन वन आई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, यहाँ से V हो जाएगा V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। इसको फिर से समझ लो, देखो नॉर्मली अगर थोड़ी देर के लिए आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भूल जाओ, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यही एनर्जी क्या कहलाई जाएगी, वोल्टेज कहलाई जाएगी, V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अगर R के अक्रॉस लगी हुई है V वोल्टेज, तो I करंट फ्लो हो रहा है सेल में, तो V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और जो एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस खर्च होती है उसको बोलते हैं EMF, तो V की जगह क्या आ जाएगा E, और R की जगह क्या आ जाएगा R प्लस आर। तो E की वैल्यू हो गई I इंटू आर प्लस आर, I को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। आई आर की जगह क्या पुट कर देंगे हम, V। तो फाइनली V और E की में हमें क्या मिल गया, के बीच में रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई आर, राइट, ओके। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस का और फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू, अच्छा एक कंडीशन है जहाँ पे एक बात तो आपको ध्यान बिल्कुल समझ में आ गई होगी, EMF हमेशा ज़्यादा होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है। वो सेल जब हमने पढ़ा तब आपने देख लिया होगा, कंप्लीट साइकिल की एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे चलने में जो चार्ज वर्क करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, वो एनर्जी कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक कंडीशन है जब V और E इक्वल हो सकते हैं, अगर देखो करंट जीरो हो, यानी कि अगर सर्किट में करंट ही ना फ्लो हो रहा हो तो V किसके बराबर आ जाएगा, E के। तो ये एकमात्र कंडीशन है जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता उस टाइम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर हो सकते हैं, वरना हमेशा EMF ही हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी पोटेंशियल डिफरेंस से, राइट। अच्छा, अब एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का छोटा सा, तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, तो इसको इधर ले आते हैं, आई आर इज इक्वल्स टू E माइनस V, राइट। यहाँ से R आ जाएगा E माइनस V ओवर I, ठीक है। अब देखो I को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमको पता है, देखो I हो जाएगा V अपॉन R, लिख सकते हैं कि नहीं, और पुटिंग इन वन कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन वन, तो R हो जाएगा E माइनस V ओवर V अपॉन R, ठीक। R ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सॉल्व होके आ जाएगा E ओ माइनस V ओवर V इंटू R। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा E ओवर V माइनस V ओवर V इंटू R। इसको लिख सकते हैं हम फर्दर E ओवर V माइनस 1 इंटू R। तो फाइनली हमने क्या करा, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू E ओवर V माइनस 1 इंटू R। तो ये फॉर्मूला भी थोड़ा काम का है, हमेशा याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, राइट। अच्छा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है।
राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर ही। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, राइट। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सेल का, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, सबसे पहला फैक्टर मैं बता देता हूँ। सेल की अगर आप बात करो, है ना, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी, और अगर मैं सेल की बात कर लूँ तो ये जो भी आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है लगा हुआ है। अच्छा, अब देखो, अगर इलेक्ट्रोड्स बहुत मोटी होंगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो हमको पता है रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड्स जितनी मोटी होंगी उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा इनका। तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स को चलने में उतनी ही दिक्कत कम आएगी, इनका रेजिस्टेंस जितना कम होगा। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज़ में है, एक तो भाई इलेक्ट्रोड्स में जब इलेक्ट्रॉन चलता है या चार्ज चलता है, और या फिर इलेक्ट्रोलाइट जब चलता है, ठीक है, वही तो है सारा का सारा इंटरनल रेजिस्टेंस, वही तो है सारा का सारा इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोड में चलेगा तो उसको कोलिजन झेलने पड़ेंगे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स चलेंगे तो वो भी एक दूसरे से कोलाइड करते चलेंगे। तो यही सब क्या है, यही सब तो मिला के बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जितनी चौड़ी होगी, जितनी मोटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स को इनके थ्रू ट्रैवल करने में उतनी ही आसानी होगी। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। यानी एक तो एक इस पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, है ना, और ये जितनी ज़्यादा होंगी, ठीक है, लार्जर एरिया स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टेंस। सही बात है कि नहीं। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, अब अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में दूरी ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। सल्फेट को यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, H+ को यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ज़्यादा ट्रैवल करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है ना। लार्जर डिस्टेंस हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनके बीच में रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, ठीक है। और अब देखो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। अब यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल बड़े हैं, छोटे हैं, उनकी मोबिलिटी कैसी है, वो तेज़ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, उन पर चार्ज कितना, इस बात पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, उनके बीच में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन कैसी हैं, ठीक है। और चौथा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। अब भाई इलेक्ट्रोड के पार्टिकल्स की ज्योमेट्री कैसी है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब खुद का रेजिस्टेंस कैसा है। जैसे हर इलेक्ट्रोड का किसी मेटल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उस बात पे भी डिपेंड करता है कि भाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी, वो किस मेटल की बनी हुई है, उस पर भी। तो इन 4 फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और ये बातें हमको पता होनी चाहिए। तो हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।